Hey guys, welcome back to the channel Make Gracia. You can subscribe this channel for more videos on mechanical engineering. Guys, in this video we are going to discuss about how to publish a research paper. रिसर्च पेपर किस तरह से पब्लिश करना है, कहाँ पर पब्लिश करना है, कितने पेजेस का रिसर्च पब्लिश करना है और कौन कौन से टाइप के रिसर्च पेपर होते हैं, आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले। सो गाइज, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलेंगे, आने वाली भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमने जो पिछले वीडियोस बनाए उन वीडियोस के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्टली हमारे फर्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर जाते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले कि व्हाट इज द रिसर्च पेपर, और इसी के साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च पेपर। हम देखेंगे कि वेयर टू पब्लिश द रिसर्च पेपर, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे रिसर्चर्स के लिए गाइज। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाई टू पब्लिश इन अ कॉन्फ्रेंस ऑब्लिक अ जर्नल, मतलब कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना है या फिर जर्नल में पब्लिश करना है और क्यों पब्लिश करना है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट आर द पेड जर्नल्स और द अनपेड जर्नल्स। अगर आप कोई भी आपका रिसर्च पेपर अगर जर्नल में अगर पब्लिश करते हो तो पेड जर्नल क्या होता है, अनपेड जर्नल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, हम उसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इसी के साथ में जब हम कोई जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो जर्नल सेलेक्ट करने के बाद में व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर, उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या रहेगा, उसका साइटेशन स्कोर क्या रहता है, एंड व्हाट इज द एच फैक्टर, ये फैक्टर क्या रहेगा, इस बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट जर्नल टू पब्लिश द रिसर्च पेपर, इस बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में लास्ट में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप्स टू पब्लिश योर पेपर क्विकली विथ इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब अगर सपोज आप कोई पेपर पब्लिश करते हो तो इट टेक्स नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप विथ इन 1 to 2 मंथ्स में आपका रिसर्च पेपर पूरी तरह से पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, ये चीजें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है या फिर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है और अगर आपने आपका पेपर अगर पब्लिश कर दिया, इसका मतलब होगा कि आपने आपका टाइम और आपका पेपर, आपका रिसर्च पूरा वेस्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ों को लर्न कर लीजिए एंड देन यू विल गो फॉर द पब्लिकेशन। ठीक है, सो आने वाली वीडियो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पब्लिकेशंस, टॉप 10 पब्लिकेशंस रहेंगे जहाँ पर आप अपना रिज्यूम, जहाँ पर आप अपना रिसर्च पेपर पूरी तरह से वहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला वाला स्लाइड, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले कि व्हाट इज मीन बाय रिसर्च पेपर। गाइज, अगर थ्योरेटिकली आप अगर रिसर्च पेपर का डेफिनेशन पढ़ोगे, इट विल बी एज अ रिसर्च पेपर is a piece of academic writing based on an author's original research on a particular topic with a together analysis and the interpretation of the results finding। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि रिसर्च पेपर एक पीस ऑफ द पेपर है एकेडमिक राइटिंग के बेस पर, जो कि ऑथर के ओरिजिनल रिसर्च पेपर के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स फाइंडिंग, और जो भी आपके पास में रिजल्ट्स मिले उसका इंटरप्रिटेशन करके आपने एक पीस बनाया, एक पेपर बनाया, दैट इज नथिंग बट द रिसर्च पेपर। लेकिन इसी के साथ में अगर आप दूसरा डेफिनेशन पढ़ोगे, इट विल बी नथिंग बट अ रिसर्च पेपर इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री ऑफ ए एक्सपेरिमेंटेशन एंड द एनालिसिस। इसके अंदर ये पता चल रहा है कि हमको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन भी बताना है और एनालिसिस भी बताना है। अगर आप यहाँ पर रेड कलर में देखोगे तो एकेडमिक राइटिंग है या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है, दोनों में आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर के कौन कौन से टाइप्स है। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर बेसिकली एंड मेजर 4 टाइप्स ऑफ द रिसर्च पेपर। एक्चुअली यहाँ पर रिसर्च पेपर के 4 अलग अलग टाइप के रिसर्च पेपर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर का रिसर्च पेपर रहेगा विच इज कॉल्ड अ शॉर्ट कम्युनिकेशन। अगर आप इसको डेफिनेशन पढ़कर देखोगे तो शॉर्ट कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल स्टडी ऑन एनी टॉपिक एंड द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बेस्ड इंक्लूड द 2 to 3 पेजेस मैक्सिमम। इट इज नथिंग बट द आइडिया जनरेशन। शॉर्ट कम्युनिकेशन मतलब क्या है, एक आइडिया जनरेशन है, थ्योरेटिकल स्टडी रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक आधा टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में उस टॉपिक को पूरी तरह से लर्न किया, लर्न करने के बाद में आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडिया, उस आइडिया के बेसिस आपने क्या किया, एक पेपर बनाया जिसका जो पेपर का साइज रहेगा दैट विल बी द 2 to 3 पेजेस, मैक्सिमम 3 पेजेस के अंदर आपने उसको डिस्क्राइब किया एंड इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट्री। ये कंप्लीट सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बेस्ड रहेगा, मतलब ये थ्योरेटिकल बेस्ड रहेगा। आपने ऐसा एक पेपर बनाया और वो पेपर आपने पब्लिश किया, दैट पेपर विल बी कंसिडर एज ए शॉर्ट कम्युनिकेशन। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कम्युनिकेशन का पेपर पब्लिश नहीं होता है, अच्छे से अच्छे जर्नल के अंदर शॉर्ट कम्युनिकेशन का पेपर आप इजीली पब्लिश कर सकते हो। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द रिसर्च पेपर इज अ रिव्यू पेपर। अगर आप इसके नाम पर जाओगे तो ये सिर्फ रिव्यू पेपर नहीं है, आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ के देखिए। अ पेपर विच कैन बी पब्लिश्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स गेटिंग एंड कंपेरेटिव एनालिसिस विच इंक्लूड्स द 5 to 6 पेजेस। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी कि इस पेपर के अंदर नंबर ऑफ पेजेस रहेगी आपके 5 to 6। सेकेंड चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वाला जो रिसर्च पेपर रहता है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट अ रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर मतलब क्या कि हमने एक प्लान किया है, हमारे माइंड में एक
रिसर्च पेपर आ चुका है, हमारे माइंड में एक प्रोजेक्ट आ चुका है, हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोच लिया है, हमने उसका सॉफ्टवेयर एनालिसिस किया, हमने उसका कंपेरेटिव एनालिसिस किया, हमने उसका एक्सपेरिमेंटेशन क्या लेने वाले हमने उसके बारे में पूरा डिटेल लर्न कर लिया है, हमारा एक्सपेरिमेंटेशन भी रेडी है, सॉफ्टवेयर भी रेडी है हमारा, और कंपेरेटिव एनालिसिस भी रेडी है। ऑन दैट बेसिस हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं बताएंगे, हम वहाँ पर सिर्फ कंपेरेटिव एनालिसिस बताएंगे और सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स बताएंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस एंड द सॉफ्टवेयर बेस्ड रिजल्ट्स एज कंपेयरिंग विद द प्रीवियस रिसर्च, पहले वाला जो रिसर्च हुआ है उसके बेसिस पर हम एक रिव्यू पेपर बताएंगे विच विल इंक्लूड द 5 to 6 पेजेस, मतलब जिसके अंदर 5 से 6 पेजेस का ये आपका कंटिन्यू रिव्यू रहेगा, जिसके अंदर आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके अंदर सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स रहेंगे और आपका एक्सपेरिमेंटेशन नहीं बताएंगे आप इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप कोई पेपर बनाते हो, ये भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड रहेगा, बट ये एक रेफरेंस रहेगा कि हमारे पास में एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास में इस टाइप के रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, ये हम वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये हम वहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि हमारे पास में ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ऐसा हम एक पेपर बनाएंगे जिसके पेजेस रहेंगे 5 to 6, हम उसको बोलते हैं रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर का काफी डिमांड है गाइस अभी फिलहाल की जितने भी जर्नल्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस रहती है, क्योंकि रिव्यू पेपर के बेसिस ही आप अपना रिसर्च को बढ़ा सकते हो, या फिर आने वाले जो रिसर्चर्स है वो भी रिसर्चर्स इस रिव्यू पेपर के बेसिस पे उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छे से अच्छे एक जर्नल में आप रिव्यू पेपर भी पब्लिश कर सकते हो जिसका साइज रहेगा 5 to 6 पेजेस। नाउ गाइज नेक्स्ट रहेगा रिसर्च एलिमेंट। रिसर्च एलिमेंट का अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसका मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एनालिसिस एंड द रिजल्ट ऑब्टेन विच इंक्लूड्स द 8 to 10 पेजेस। एक तो कंफर्म होगा कि यहाँ पर अपने नंबर ऑफ पेजेस कितने रहेंगे, पेजेस विल बी 8 to 10, मैक्सिमम पेजेस आपके 8 to 10 रहेंगे। और इस रिसर्च के अंदर क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट किया रहेगा इट विल इंक्लूड द एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट एक्सपेरिमेंट सेटअप रहेगा, देन उसके अंदर एनालिसिस भी रहेगा, और जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। मतलब ये रिसर्च पेपर का मीनिंग ये होगा कि आपने कंप्लीट आपका रिसर्च कंप्लीट कर दिया है, आपने आपका एक्सपेरिमेंट भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, उसका एनालिसिस भी किया है एंड उसके सारे रिजल्ट भी फाइंड कर दिए। मतलब यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये फिनिश प्रोजेक्ट होने के बाद में आपको जो रिजल्ट्स मिले, आपने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस आपने एक रिसर्च पेपर बनाया, एक पेज ड्राफ्ट किया है, एक 8 to 10 पेजेस का एक रिसर्च पेपर ड्राफ्ट किया है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला पेपर भी इजीली पब्लिश कर सकते हो। ये पब्लिश करने का एक फायदा होता है कि हमारा रिसर्च पेपर रिसर्च एलिमेंट अगर हम पब्लिश करते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि ये रिसर्च करने के बाद में ये कोई और रिसर्च नहीं करता है, इसके बेसिस रिसर्च करेगा, बस एग्जैक्ट जो हमने रिसर्च किया ये रिसर्च कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। ये रहता हमारा रिसर्च एलिमेंट। और लास्ट वाला रहता है फुल आर्टिकल। गाइस फुल आर्टिकल के अंदर आप अगर पेजेस देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर देख सकते हो आप, नंबर ऑफ पेजेस अगर आप देखोगे तो पेजेस का विड्थ रहेगा कम से मिनिमम 40 पेजेस टू 60 पेजेस, मतलब ये फुल आर्टिकल है। इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इज अ डिटेल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड इन which includes the idea generation, review, experimentation, analysis and the results within the 40 to 60 pages। फुल आर्टिकल मतलब आपने शॉर्ट कम्युनिकेशन किया है, आपने रिव्यू पेपर बनाया है, आपने रिसर्च एलिमेंट किया है, मतलब जितना भी आपने अभी तक का रिसर्च किया है ऑल द रिसर्च डेटा विल बी इंक्लूडेड इन द फुल आर्टिकल। और इसका जो साइज रहेगा दैट विल बी 40 to 60 पेजेस। 40 to 60 पेजेस में आप आपका कंप्लीट रिसर्च इसके अंदर पुट अप कर दोगे और उसको पब्लिश करोगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में व्हाट वी कैन से दैट जर्नल्स अवेलेबल जिसके ऊपर आपको एक फुल आर्टिकल मिलता है 40 to 60 पेजेस का, जिसके बेसिस आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो हमारा रिसर्च है, हम जिस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं वो टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी किसी ने इतना सारा रिसर्च किया हुआ है, तो उसके आगे आपको रिसर्च करना पड़ता है। मतलब हमारे रिसर्च के बाद में कोई भी ऑथर हमारा रिसर्च वर्क नहीं करेगा, उसके आगे कुछ एडवांस करेगा वो, ठीक है। तो ये रहता है हमारा फुल आर्टिकल। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ द रिसर्च पेपर। इस तरह के 4 टाइप के रिसर्च पेपर्स होते हैं। गाइज ये रिसर्च पेपर तो हम आपको पता चल गया कि रिसर्च पेपर होता क्या है, बट वेयर टू पब्लिश द रिसर्च पेपर, हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको रिसर्च पेपर पब्लिश करना कहाँ पर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए। सो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो के अंदर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आएगा कि रिसर्च पेपर को कम से कम टाइमिंग में किस तरह से हमको पब्लिश करना है। तो गाइज रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक रहता है कॉन्फ्रेंस, दूसरा रहता है जनरल। सबसे पहले आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि कॉन्फ्रेंस में अगर आप पेपर पब्लिश करो, इट इज नथिंग बट द पेपर प्रेजेंटेशन। आप जैसे किसी भी कॉलेज में जाकर पेपर प्रेजेंट करते हो उसी तरह से आपको आपका रिसर्च पेपर यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की रहती है, अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके वहां पर 2 चीजें रहती है, एक तो रहता है थीम
और दूसरी चीज रहती है वहां पर ऑर्गेनाइजर। तो जब भी आप कॉन्फ्रेंस में कोई पेपर अगर पब्लिश कर रहे हो तो आपको दो चीजों का ध्यान में रखना है। एक चीज ध्यान में रखना है कि उसका थीम क्या है, और दूसरी चीज याद रखना है कि आपको ऑर्गेनाइजर क्या है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करते तो इट इज रिकमेंडेड टू दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द रिसर्च इन देयर बीटेक डिग्री और द मास्टर डिग्री, मतलब उनके ग्रेजुएशन या फिर उनके मास्टर डिग्री में जो लोग वर्क कर रहे वो लोग, दोज पीपल कैन पब्लिश देयर पेपर इन द कॉन्फ्रेंस। वो पीपल जितने भी रिसर्चर्स है वो कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका पेपर पब्लिश कर सकते। क्यों? उसका रीजन रहेगा कि अगर हम थीम और ऑर्गेनाइजर के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप थीम के बारे में अगर सोचोगे तो अलग अलग टाइप के थीम्स रहते हैं। जब कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है तो एक थीम के ऊपर ऑर्गेनाइज करता है, मतलब दे थीम ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस विल बी द मटेरियल साइंस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, या तो फिर डिफरेंट मशीनिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस तरह से अलग अलग टाइप के यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी थीम्स है। तो अगर सपोज आपका रिसर्च मटेरियल के अंदर है तो ही आप क्या करोगे, आपका जितना भी रिसर्च पेपर रहेगा तो वो कॉन्फ्रेंस में जाकर सिर्फ मटेरियल की जो कॉन्फ्रेंस रहेगी वहां पर पब्लिश करोगे। इट विल हैव नो यूज इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर पेपर इन द डिजाइन सेक्टर। अगर आप डिजाइन सेक्टर में प्रेजेंट करें तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा, बिकॉज आपने जो वर्क किया है दैट इज ऑन द मटेरियल बेसिस। सिमिलरली मशीनिंग के अगर आपने कोई एडवांस मशीनिंग अगर परफॉर्म किया, एडवांस मशीनिंग आपने फॉर्म की है, वो डिजाइन में जाकर आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे। इस वजह से जब भी आप कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करो तो आपको ये याद रखना है कि उस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या रहेगा। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग रहेगा ऑर्गेनाइजर। गाइज ऑर्गेनाइजर मतलब क्या, एक ब्रांड रहता है कि कौन से ब्रांड में हमको जाकर हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। तो कॉन्फ्रेंस के अलग अलग ब्रांड है जो कि मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये टॉप ब्रांड्स दिए हुए, जैसे कि IITs में आप पब्लिश कर सकते हो, NITs में पब्लिश कर सकते हो, ASM में पब्लिश कर सकते हो, IEEE में पब्लिश कर सकते हो। तो गाइज ये क्या है, ये एक ब्रांड है। ऑर्गेनाइजर मतलब एक ब्रांड है। जितने अच्छे ब्रांड में, जितने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से जितने अच्छे ब्रांड में, अगर जितने अच्छे कॉन्फ्रेंस में, जितने अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के पास में आप जाकर आपका पेपर पब्लिश करोगे उतनी ज्यादा उसको वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो गाइज जब भी हम कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करते हैं तो पेपर पब्लिश करने के बाद में आपको ये लगेगा कि वो पेपर पब्लिश वेबसाइट पे पब्लिश होगा या फिर कहाँ पर पब्लिश होगा, तो ये डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। गाइस जब भी हम कोई पेपर कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करते हैं तो एक तो उसका प्रोसीडिंग बनता है या तो फिर जर्नल बनता है। ठीक है, प्रोसीडिंग मतलब क्या कि एक बुक बनेगा, उस बुक के अंदर सारे रिसर्च पेपर जितने भी रहेंगे वो प्रेजेंटेड रहेंगे, उसके अंदर नोट किए रहेंगे और आपको वो एज ए प्रोसीडिंग बोलकर मिलेगा। या तो फिर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप पेपर पब्लिश करते हो, जहाँ पर आप पेपर प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंट करने के बाद में वो पेपर आपका एक जर्नल के अंदर पब्लिश भी हो जाता है। मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिश अगर करते हो पेपर तो उसका फायदा ये रहेगा कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि आपने वो पेपर पब्लिश भी किया है बोलकर, और एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि आपने वो पेपर को प्रेजेंट भी किया है और आपके डाउट्स भी क्लियर किए करके। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में फर्स्ट वाला ऑप्शन बचता है कि आपको पेपर कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना है। नाउ द सेकंड ऑप्शन दैट इज द जर्नल। अगर जर्नल के अंदर आप अगर कोई पेपर पब्लिश करते हो तो जर्नल के अंदर के दो टाइप्स है गाइस। जर्नल मतलब क्या है कि एक अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग जर्नल्स अवेलेबल है। उस जर्नल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका पेपर को पब्लिश कर सकते हो। पेपर पब्लिश करने के लिए दो टाइप रहते हैं हमारे पास में जर्नल के, एक रहता अनपेड जर्नल और दूसरा रहता पेड जर्नल। मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करूंगा, हमेशा के लिए रिकमेंड करूंगा कि आपका पेपर हमेशा से अनपेड जर्नल के अंदर ही आप पब्लिश करें। पेड जर्नल के अंदर आपको पेपर आपका पब्लिश नहीं करना है। उसका रीजन सुनिए गाइज, उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि अनपेड के अंदर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, पेड के अंदर आपको पैसा देने की जरूरत है। अगर हम पेड जर्नल के अंदर पैसा देकर अगर कोई चीज पब्लिश कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि हमने पैसे के बदले में हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश किया। अनपेड जर्नल के अंदर क्या होता है, जो क्वालिटी जो ऐसे रिसर्च पेपर जिसके अंदर सच में कोई क्वालिटी है वही रिसर्च पेपर हमारे ये इस जर्नल के अंदर आते हैं। और एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस रहता है, उसका एक टेम्पलेट रहता है, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद में ही आपका ये पेपर यहाँ पर पब्लिश होता है। तो जब भी आप अनपेड या फिर पेड जर्नल के अंदर अगर आप कोई पेपर पब्लिश करें तो आपको दो चीजों का याद रखना है। वो जो जर्नल्स रहेंगे दैट शुड बी द स्कोपस इंडेक्सिंग, उसका स्कोपस इंडेक्सिंग भी होना चाहिए और साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग भी होना चाहिए। अब अगर आप ये सोचोगे कि स्कोपस इंडेक्सिंग क्या होता है और साइंस साइटेशन इंडेक्स क्या होता है, तो गाइज ये एक डेटाबेस है जो कि हमारे वेबसाइट्स के ऊपर या फिर एक जर्नल के अंदर अवेलेबल रहता है। ये भी एक ब्रांड बताता है आपको कि स्कोपस इंडेक्सिंग किया हुआ है या फिर साइंस साइटेशन किया हुआ है। अगर जर्नल के ऊपर आप जाओगे, उस जर्नल के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ रहता है कि दिस जर्नल हैज ए स्कोपस इंडेक्सिंग, then it will be qualified, then this journal will be have the और इट हैज साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसको साइंस साइटेशन भी इंडेक्स है, मतलब ये आपका क्वालिटी बताता है कि कितने क्वालिटी का आपका पेपर है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये चीजें हम जब डिस्कस करते हैं कि स्कोपस इंडेक्सिंग में हमको पेपर पब्लिश करना है या फिर पेड जर्नल में करना है, फिर अनपेड जर्नल में पब्लिश करना है, ये चीजें देखने के लिए हमको कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, जो कि रहती है हमारी
ये वाली चीजें जो अभी आपके सामने दिखाई दे रही है। एक रहेगा जब भी आप जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश करें तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना रहेगा, उसका साइटेशन स्कोर कितना रहेगा और उसका एच इंडेक्स कितना रहेगा। ठीक है, सो गाइज आने वाली जो स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन स्कोर एंड द एच इंडेक्स। गाइज अगर आपको इसके बारे में कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे मेल कीजिए या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के हिसाब से मैं आपको आंसर दूंगा। और आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो और मैं इसके ऊपर और कुछ वीडियोज भी बनाऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को कोई कमेंट्स करना है वो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइड। अगले वाले स्लाइड के ऊपर देखेंगे हम कि व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन स्कोर एंड द एच इंडेक्स। गाइस इम्पैक्ट फैक्टर एंड द साइटेशन स्कोर देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए किसी भी जर्नल के अंदर जब हम कोई पेपर को हम पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज मीन बाय साइटेशन स्कोर। साइटेशन स्कोर को अगर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे डेफिनेशन के थ्रू तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्रेडिट जनरेटेड बाय द साइटिंग योर रिसर्च पेपर बाय द अदर ऑथर इन देयर रिसर्च पेपर। एक्चुअली होता क्या है, जब आपका रिसर्च पेपर किसी एक जर्नल के अंदर पब्लिश करते हो तो वो पब्लिश करने के बाद में आपका रिसर्च पेपर कोई और यूज करता है एज ए रेफरेंस बोलकर। तो अगर आपका पेपर किसी और ऑथर ने अगर यूज किया है और उसने अगर मेंशन किया है कि उसने आपका पेपर यूज किया है तो आपको उसका साइटेशन मिलता है। अगर एक मरतबा यूज किया, एक जने ने अगर यूज किया तो उसका साइटेशन 1 रहेगा, अगर 2 जनों ने यूज किया उसका साइटेशन 2 रहेगा। मतलब एक ही पेपर को आपको नंबर ऑफ साइटेशन मिलते हैं। उसी तरह से ऑन दैट बेसिस हर जर्नल को साइटेशन स्कोर क्रिएट करना पड़ता है। तो साइटेशन स्कोर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला दिखाई देगा। इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि साइटेशन स्कोर किस तरह से क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और किस तरह से यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो टोटल पब्लिश पेपर बाय द जर्नल, अगर किसी जर्नल ने अगर 3 साल के अंदर अगर सपोज 100 पेपर पब्लिश किए और उस 100 पेपर्स के ऊपर अगर उसको और 200 टाइम्स अगर सपोज उसको साइटेशन मिला, मतलब एक पेपर दो जगह रेफरेंस बोलकर यूज किया, ठीक है, तो मतलब साइटेशन यहाँ पर 200 मिला है तो उसका साइटेशन स्कोर रहेगा 200 डिवाइड बाय 100। 100 इज द टोटल नंबर ऑफ जर्नल्स एंड 200 इज द साइटेशन टू द जनरल पेपर। जो जनरल पेपर रहेगा उसको साइटेशन रहेगा। तो साइटेशन स्कोर हम फाइंड करने के लिए 200 डिवाइड बाय 100 करेंगे, सो द साइटेशन स्कोर विल बी जनरेट, दैट विल बी द 1। जो साइटेशन स्कोर रहेगा हमारा वो 1 जनरेट होगा। इस तरह से इसी के बेसिस हम उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी जनरेट करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर को अगर आप थ्योरेटिकली लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेपर साइटेड पर ईयर इन अ सिंगल जर्नल। एक ही जर्नल के अंदर एक साल के अंदर ये इम्पैक्ट फैक्टर को जनरेट करते हैं। किस तरह से जनरेट होता है ये आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। नंबर ऑफ पेपर साइटेड बाय द अदर रिसर्च पेपर। नंबर ऑफ पेपर साइटेड बाय द अदर रिसर्च पेपर मतलब क्या कि 50 100 सपोज टोटल जर्नल पब्लिश पेपर सपोज किसी जर्नल के अंदर 100 है और 100 में से 50 पेपर्स को अगर साइटेशन मिला है तो 50 पेपर का साइटेशन का अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर निकालना होगा तो ये विल डिवाइड 50 बाय द 100 एंड द इम्पैक्ट फैक्टर विल बी 0.5। तो इस तरह से आप इम्पैक्ट फैक्टर निकालोगे। जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा गाइज, जितना ज्यादा साइटेशन स्कोर रहेगा उतना अच्छा उतने क्वालिटी वाला वो जर्नल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा कि साइटेशन स्कोर क्या रहेगा और इम्पैक्ट फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नो एच इंडेक्स गाइज, ये जो एच इंडेक्स रहता है, एच इंडेक्स ही ऑथर के लिए रहता है। ऑथर के लिए मतलब क्या रहता है कि अगर आपने जो भी पेपर पब्लिश किया उस पेपर को अगर गूगल स्कॉलर पे जाकर आपने एच इंडेक्स के अंदर अगर मेंशन किया है तो आपको पता चलता है कि आने वाले 3 या 4 साल में आपको कितने साइटेशंस मिले और उस साइटेशंस के हिसाब से आपको एक साइटेशन स्कोर मिलता है। मतलब एक एच इंडेक्स आपका फॉर्म होता है कि आपने 5 साल के अंदर से आपको 3 साल में सबसे ज्यादा साइटेशन स्कोर मिला है बोलकर, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा आज का साइटेशन स्कोर, इम्पैक्ट फैक्टर एंड दी एच इंडेक्स क्या रहेगा। सो गाइज इसी के साथ में हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर क्विकली। अगर कोई रिसर्च पेपर अगर आपको पब्लिश करना है तो आप किस तरह से पब्लिश कर सकते हो। गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर कंप्लीशन पीरियड, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया है, कंप्लीशन पीरियड अगर देखोगे तो दैट विल बी द 4 मंथ। किसी भी पेपर को अगर आप पब्लिश करते हो तो वो कितने मंथ में पब्लिश होगा, 4 मंथ में। किस तरह से पब्लिश होगा, पेपर रिसीव डेट रहेगी। आप अगर किसी वेबसाइट पे या फिर किसी जर्नल के ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि पेपर रिसीव डेट रहेगी आपकी 1 जनवरी, देन पेपर रिव्यू डेट रहेगी आपकी 1 ऑफ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जस्ट, इसकी डेट अलग अलग भी हो सकती है। पेपर रिव्यू डेट रहेगी आपकी 1 फरवरी, फाइनल सबमिशन डेट रहेगी 1 ऑफ मार्च एंड द पब्लिकेशन डेट रहेगी आपकी 1 ऑफ अप्रैल। गाइस क्या होता है जब हम किसी भी जर्नल के ऊपर अगर पेपर पब्लिश करते हैं और अगर हम बार बार अगर उस जर्नल के ऊपर पेपर पब्लिश करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि हमको पेपर पब्लिश किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करना है, कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड करना है। टोटल ड्यूरेशन आपको लगेगा यहाँ पर 4 मंथ्स। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे
अगर सपोज इस तरह से आपके सामने अगर किसी जर्नल के ऊपर आपको अगर डेट्स दिखाई देती है, तो आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल सबमिशन डेट, जो फाइनल सबमिशन डेट रहेगी 1 मार्च। अगर आप 1 मार्च को एक ऐसा पेपर पब्लिश करते हो, ऐसा पेपर सेंड करते हो उस जर्नल के ऊपर, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका जो फॉर्मेट रहेगा उस फॉर्मेट के हिसाब से पूरी तरह से अगर कंप्लीट है, तो वो पेपर आपका तभी एक्सेप्ट हो जाता है। और वो पेपर आपका जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो वो आपका पब्लिकेशन के लिए भी चला जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका पेपर कितने दिनों में पब्लिश हो रहा है, विथ इन 1.5 मंथ, विथ इन 1.5 मंथ, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका वो पेपर इजीली पब्लिश हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की हमारी टिप, जिसके अंदर आप इजीली आपका पेपर इजीली क्विकली, मतलब कम से कम टाइमिंग में आप उसको क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ यू वांट मोर वीडियोस देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन लाइक एंड कमेंट। गाइज आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे पब्लिकेशन है, टॉप 10 पब्लिकेशन, जिसके ऊपर आप इजीली पेपर पब्लिश भी कर सकते हो, कौन से अनपेड रहेंगे कौन से पेड रहेंगे, इसके बारे में डिटेल लर्न करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।